हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं आप लोगों को जर्नली चैनल के ऊपर फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर आप फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो आप टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना स्केलर एंड वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, resolution of a given vector into three rectangular components, next one is product of vectors। ठीक है, यहाँ पर आप दो वेक्टर के केस में प्रोडक्ट के लिए क्या रूल होता है और उसके बाद थ्री वेक्टर्स के लिए जो प्रोडक्ट के लिए रूल है वो आप देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हैं आप इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा जिस यूनिवर्सिटी में मेंशन है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। उसके अलावा भाई क्या करना है आप लोगों को, जो नोट्स हैं वो साथ के साथ प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, नोट्स से क्या होगा, एक बारी वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को सारी चीजें यही याद हो जाएगी। तो बाद में अगर आप लोगों को पढ़ना पड़ गया तो नोट्स को अगर एक बारी उठा के पढ़ लोगे तो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो एक सिंपल सी एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए कि नोट्स अपने साथ साथ प्रिपेयर करें। मैं आप लोगों को नोट्स भी इस वीडियो के अंदर साथ साथ बनवाने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। आप लोगों का चैप्टर है दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, हेडिंग डालो भाई सबसे पहले, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फर्स्ट हेडिंग है आप लोगों की स्केलर क्वांटिटीज। फर्स्ट हेडिंग इज स्केलर क्वांटिटीज। आप लोगों के पास भाई दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं भाई जिनका अपने पास क्या हो, जिन क्वांटिटीज का क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो उन क्वांटिटीज को जनरली क्या बोला जाता है, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है, तो यही अपने को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस, चलो मैं भी लिख ही देता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which possesses only magnitude and no direction are called scalar quantities। ठीक है भाई, जिन क्वांटिटीज का क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जिन क्वांटिटीज का क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तो उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, द स्केलर्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, द स्केलर्स कैन बी एडिड और मल्टीप्लाई, कैन बी एडिड और मल्टीप्लाइड लिख लो, कैन बी एडिड और मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर कोई क्वांटिटी अपने पास स्केलर है तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये कोई स्केलर है और ये दूसरा स्केलर है, तो मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया,
ये फर्स्ट स्केलर है, ये सेकंड स्केलर है, तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए वही रूल क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज के केस में ये रूल बदल जाता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती है वेक्टर्स के केस में। यहाँ पर जो अपने पास सिंपल लॉ होते हैं अलजेब्रा के, जैसे 2+3 किया, ठीक है, 5 आ गया, उसी तरह से 2 × 3 किया, 6 आ गया, तो ये जो सिंपल रूल है ये यहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज, एक स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। स्केलर इज रिप्रेजेंटेड, स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, ठीक है। जनरली स्केलर को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर से। फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, 10 लिख दिया, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ए लिख दिया, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बी लिख दिया, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल है अपने पास मास, लेंथ, वॉल्यूम, मास, लेंथ, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ये अपने पास कौन सी क्वांटिटीज है भाई, ये अपने पास सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इतना आप लोगों को पेपर के अंदर लिख के आना होता है अगर स्केलर क्वांटिटीज आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है भाई, जिस क्वांटिटीज के पास दोनों हो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which possesses both magnitude and direction are known as vector quantities, ठीक है। उनको जनरली क्या बोला जाता है, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट था कि अपन स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता, स्केलर्स के अंदर अपने पास अलग से रूल आएंगे, ठीक है, उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स लिखो इसके। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, displacement, velocity, acceleration, electric field intensity, magnetic field intensity, etc. राइट। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो इन दैट केस आप लोगों को भाई ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर लिख के आनी होती है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ये स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये आप लोगों का स्मॉल क्वेश्चन बनता है। स्मॉल इन द सेंस कि अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का बनता है, 3 का आता है तो 3 का बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम के अंदर जो पैटर्न फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो, राइट। जल्दी से लिख लो भाई इसको, डू इट फास्ट। उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा, क्योंकि साथ ही साथ मैं बोल ही रहा था, तब लिख सकते हैं आप लोग।
अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके आप नोट करना, उसके बाद आगे देखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है भाई, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई, वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं भाई मैं, जहां से वेक्टर अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, यानी कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाता हूं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली आप एरो की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन मिलेगी, क्या क्या नोटेशन हो सकती है, इस तरह से लिख के इसके ऊपर ये वेक्टर एरो लगा दी, दिस मीन्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके अलावा इसको बोल्ड लेटर में लिख देते हैं कई बुक वाले, ठीक है। बोल्ड लेटर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब अलग अलग बुक के अंदर जो नोटेशन है वो अलग अलग है, जो इसको बोल्ड में लिखते हैं ना, इसमें लिख दिया ये बोल्ड में, बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। तो बोल्ड लेटर होते हैं, उनके अंदर जनरली आप वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो ये यहां पर क्या है, लेंथ है जो ये, ठीक है, ये जनरली किसको डिनोट करती है, मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो है, ठीक है, ये जनरली किसको डिनोट करती है, डायरेक्शन को, ठीक है, किसको डिनोट करती है, डायरेक्शन को। अब पता कैसे चलेगा भाई डायरेक्शन कौन सी है, तो इसके लिए जनरली पता है क्या करते हैं, इस तरह से एरो लगाई, ठीक है। ये जनरली क्या होता है भाई, टेल, ठीक है, टेल या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेल या इनिशियल पॉइंट। और ये अपने पास क्या होता है भाई, ये अपने पास होता है हेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेड, या इसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट, इसको जर्नली बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं कई बुक में, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो जर्नली टेल से हेड की तरफ क्या करो, टेल से हेड की तरफ मूव करो, और यही जर्नली अपने पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, किसकी, वेक्टर की। तो समझ गए, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है भाई, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, बहुत बारी हेल्प करेगा आप लोगों की। लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है एक वेक्टर का, इज रिटन एज, उसको कैसे लिखते हैं, इज रिटन एज, इस तरह से, ठीक है। मॉडुलस, जो ये साइन है ना, जो मैंने ये बाहर इस तरह से एरो लगाई है, मतलब इस तरह से ये लाइन है, इसको जर्नली मॉडुलस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मॉडुलस। ये क्या है, ये जर्नली क्या है मेरे पास, मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सिंपल में बात करें और, तो ए लिख दिया सिंपल में, तो ये भी जर्नली मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जर्नली इस तरह से नहीं लिखा मिलेगा आप लोगों को, इस तरह से लिखा मिलता है बहुत सारी बुक्स के अंदर। तो अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करो, वेक्टर को इस तरह से लिख दो, सॉरी, जैसे ये कोई क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इस तरह से लिख दो, और वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर ऊपर एरो लगा दो। समझ गए, मैग्नीट्यूड किसका होता है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का, दिस मीन्स दैट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज के केस में क्या करते हैं, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो ये सिंपल सी नोटेशन है किसकी, वेक्टर की। तो यहाँ पर याद क्या क्या रखना है, स्केलर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको जर्नली क्या बोल देते हैं, इसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट। तो ये बेसिक सी बातें थी, लिख लो एक बार इसको।
नेक्स्ट है भाई अपने पास यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? डेफिनेशन बोल रहा हूं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर, इज नोन एज यूनिट वेक्टर, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को, यूनिट वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ए लिखा, ए के ऊपर इस तरह से कैप लगा दी। क्या कर दिया? ए के ऊपर कैप लगा दी। इसी को जनरली क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं भाई? इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को अभी मैंने बताया था कि आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत? तो यहां पर जनरली अपने पास वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसको बोल, चलो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या, जो ये ए वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड बाय ए कैप। और कैसे लिख दिया? ए, ठीक है, ए कैप। समझ गए? कुछ नहीं है, जस्ट क्या किया है, ए वेक्टर की वैल्यू निकाली है। ए वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो ये इस साइड चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। तो जनरली आप वेक्टर को क्या लिखते हैं भाई? वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड हो गया ये, तो ठीक है, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये अपने पास जनरली क्या होती है? डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। तो इस तरह से आप वेक्टर को लिख सकते हैं। कई जगह आप लोगों को इस तरह से लिखा हुआ मिलने वाला है, अगर आप पढ़ रहे होगे तो मिला होगा इस तरह से। तो ये जनरली अपने पास क्या होता है? एक वेक्टर ही होता है। ए वेक्टर लिख दो या ए लिख दो, बात बराबर होती है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था? यूनिट वेक्टर था। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर in the direction of, in the direction of vector A, in the direction of vector A। अब A वेक्टर क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सॉरी गाइस, अब आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड, सॉरी, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेक्टर दे दिया तो जल्दी से करो, आप लोगों के पास 30 सेकेंड है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? ए कैप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो जल्दी से फाइंड आउट करो भाई इसको, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, डू इट फास्ट। टाइम खत्म होता है भाई। चलो मैं आप लोगों को फाइंड आउट करके बता देता हूँ, जिसने कर लिया कमेंट में बताओ किस किस का आंसर आ गया। ठीक है, जनरली ए वेक्टर क्या है मेरे पास? ए वेक्टर तो यही है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं?
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अंडर द रूट, ठीक है, जितनी टर्म है उनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 और 1 का स्क्वायर किया 1, तो ये अपने पास कितना आ गया, √14। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख दिया, √14। तो ऐसे छोड़ दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप प्लस 1/√14 के कैप। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये जनरली आप लोगों का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये था भाई आप लोगों के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको लिख लो जल्दी से। उसके बाद कार्टेशियन एक्सिस। कार्टेशियन एक्सिस जनरली क्या बताती है भाई, यहां पर जनरली अपन डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर के केस में। अब कार्टेशियन एक्चुअली होता क्या है, कार्टेशियन एक्सिस, तो इसके लिए मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं। अपने पास 3 एक्सिस होती हैं भाई, एक तो एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये अपने पास क्या है, जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब जनरली करते क्या है भैया, अपन एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप, और जो अपने पास जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के कैप। ठीक है, तो इसी को जनरली क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ आप आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ आप जे कैप लेते हैं और जेड एक्सिस की तरफ आप के कैप लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जनरली आपको जस्ट क्या करना है, जो उसका मैग्नीट्यूड है साथ में आई कैप लगा दो। ठीक है, कोई पार्टिकल जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ में जे कैप लगा दो। कोई पार्टिकल जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, जे कैप लगा दो मैग्नीट्यूड लिख के। जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, क्या करो, मैग्नीट्यूड लिख के के कैप लगा दो। ठीक है, तो ये नोटेशन होती है कार्टेशियन एक्सिस, आप इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, यहां पर जनरली आप वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, हेडिंग डालो भाई, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर एक वर्ड यूज होगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं वही बता देता हूं आप लोगों को, मैं बोल रहा हूं लिख लो इसको, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors is a single vector. Resultant of 2 or more vectors is single vector. ठीक है, which produces the same physical effect, which produces the same physical effect as it produced by given vector. It is produced by given vectors. अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो एक वेक्टर ये है मेरे पास, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है, ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ये मेरे पास कोई सी वेक्टर है, ये मेरे पास कोई डी वेक्टर है। ठीक है, अब जनरली 4 वेक्टर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस ओरिजिन के ऊपर अपना फिजिकल इफेक्ट डाल रहे हैं।
तो मैं क्या करता हूं, इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट ले लेता हूं। क्या ले लिया, रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये भी सेम फिजिकल इफेक्ट डालेगा इस ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। अब कहने का मतलब सिंपली क्या होता है कि ये चार वेक्टर्स हैं, इनको जनरली आप सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये जनरली क्या होता है अपने पास, रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो काम ये चारों मिलके कर रहे हैं ना, ये रिजल्टेंट भी वही काम करता है भाई, सिंगल, ठीक है। ये चार वेक्टर हैं, रिजल्टेंट इनका क्या होगा, सिंगल होगा। जो काम ये चार वेक्टर कर रहे हैं वही सेम काम ये अकेला रिजल्टेंट वेक्टर करता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया कि जो 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 10 वेक्टर, 15 वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर काम करते हैं वही काम सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर कर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्या ले लेते हैं, रिजल्टेंट ले लेते हैं। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के केस में, अब ये जो रिजल्टेंट वर्ड है ना, ये बार बार यूज होगा, तो इसका पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में अपने पास आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग डालो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आप +2 में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। क्या आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये होता क्या है भाई, देखो मैं सिंपल सी भाषा में इसको बताता हूं। अगर अपन 2 वेक्टर्स लेते हैं भाई, ठीक है, 2 वेक्टर्स लेते हैं इस तरह से कि उनका ऑर्डर सेम है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर है जो ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा वेक्टर है, ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा, जो इनका रिजल्टेंट है, क्या है इनका रिजल्टेंट है, वो ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये रिजल्टेंट है अपन इस तरह से लेंगे कि जो इसका ऑर्डर है वो क्या होगा, इन दोनों से अपोजिट होगा। दोबारा सुनो, यही अपने को इंग्लिश में लिखना है, ध्यान से सुनना। अगर अपने पास 2 वेक्टर्स हैं, क्या है, 2 वेक्टर हैं जो ट्रायंगल की 2 डिफरेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का कैसे पता चलेगा, ये एरो इस साइड है, ठीक है, और इसकी जो एरो है वो भी अपने पास कहाँ है, वो भी इस साइड है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। 2 वेक्टर लिए ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, थर्ड साइड होगा ट्रायंगल की, और क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए इन दोनों से। अगर सेम ऑर्डर में होता तो ऐसे ही होता ना, तो ये एरो इस तरह से लगा दिया। समझ गए होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स are represented, अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ये 2 वेक्टर हैं, ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता है। ये जो लाइन है ये जनरली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 sides of triangle, 2 sides of triangle taken in same order, then their resultant is represented। अब रिप्रेजेंट क्या करेगा भाई, ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा।
इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्या लिख रहे थे आप? देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल which is taken in opposite order, which is taken in opposite order। ठीक है, वही बात लिखी है ना मैंने, यही तो लिखा है। अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? जो अपने पास रिजल्टेंट है भाई वो किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो तीन वेक्टर्स को इस तरह से क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ठीक है, अब आर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भाई रिजल्टेंट। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। राइट, अब थीटा क्या है? दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। उसके बाद डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन के लिए जनरली अपन tan बीटा लिखते हैं और tan बीटा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है? फॉर्मूलेज हैं जो याद करने हैं। रिजल्टेंट के लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है, एक अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन के लिए tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ठीक है, बीटा क्या है? जनरली बीटा अपने पास ये है। ठीक है, और जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अपने पास क्या होता है? थीटा होता है, ये वेक्टर b है। ठीक है, ये b वेक्टर है, ये भी क्या है? b वेक्टर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम में पढ़ेंगे, एक बार इसको छोड़ो, इतना ही लिख लो। ठीक है, ट्राइंगल लॉ में सिर्फ इतना ही लिखना। ठीक है, ये मत लिखना, थीटा जस्ट मैंने आपको बताया है, ये बीटा है। ठीक है, राइट, तो ये अपने पास क्या होता है भाई? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सेकंड टॉपिक है आप लोगों का। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम आप इंग्लिश में लिख लेना इसको कंप्लीट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब ये क्या है भाई? देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके अंदर जनरली अपन ने जो ट्राइंगल बनाया था ना, यहां पर पैरेललोग्राम बना देते हैं। कैसे? देखो, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। ये मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? दूसरा वेक्टर है, और ये जनरली अपने पास क्या होता है भाई? रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। ये दूसरा वेक्टर है, ये अपने पास क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो ये R था, ये A था, और ये B था। ठीक है, अब देखो इसी को आप एक्सटेंड करते हैं। कैसे? ये वेक्टर है, मैं इस तरह से लाइन बना सकता हूं। ठीक है, ये लाइन ही बना देता हूं क्योंकि मार्कर अलग हो गया। ठीक है, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। राइट, ये वेक्टर B है, तो ये वेक्टर भी क्या होगा भाई? B वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, सेम वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर अपने पास होगा, ये A वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? A वेक्टर होगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम
ट्राइंगल से ही बनता है, ठीक है। ट्राइंगल था, उसको एक्सटेंड कर दिया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, ये पॉइंट है, इसको नेमिंग दे सकते हो आप जैसे भी देना चाहो, ओ, ठीक है, इसको ओ, आप इसको ए नेमिंग दे सकते हो, ये अपने पास ऊपर वाला बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये बी पॉइंट ले लो और ये सी पॉइंट हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड मतलब होता है एक तो ये हो गया, ठीक है, एक साइड तो ये होगी और एक साइड ये है, इन दोनों साइड से दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही लिख रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अब रिप्रेजेंटेड वर्ड आ गया, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ये तो बात आप लोगों को पता ही है, एक ही पॉइंट से एडजेसेंट साइड बनती है, ड्रॉन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ड्रॉन ऑफ अ पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लिखो, वो फनी। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट की बात आती है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, अब रिप्रेजेंटेड वर्ड आ गया, रिप्रेजेंट किसमें करते हैं भाई, इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, बाय द diagonal of the parallelogram drawn from that point, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है कि अपने पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, टू एडजेसेंट साइड को क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, डायगोनल से दिखाया जाएगा और डायगोनल भी उसी पॉइंट से ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, पैरेललोग्राम अलाउ फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसको देखो, आप लोगों को जो रिजल्टेंट है उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया गया था, फॉर्मूला क्या था भाई, अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि थीटा क्या है, तो थीटा जनरली दो वेक्टर्स के बीच का अपने पास क्या है, एंगल है, ठीक है। अब मैंने एक बीटा लिखा था, बीटा क्या था भाई, बीटा था रिजल्टेंट और जो ए वेक्टर एंगल बना रहे हैं दैट इज बीटा, राइट। अब इसको है ना, जो मैंने डायरेक्शन लिखी थी उस डायरेक्शन को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे लिखी थी। मैंने लिखा था जो अपने पास tan बीटा होता है दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, ये मैंने कैसे लिख दिया था, है ना। अब इसके लिए देखो, यहां पर आ जाओ भाई, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब कंपोनेंट आप लोगों को करने आते हैं, बी के कंपोनेंट करने हैं, बी के कंपोनेंट करोगे तो थीटा के अलोंग कौन सा आएगा, बी कोस थीटा, ठीक है, यहां तक है ये, बी के अलोंग क्या आएगा, बी कोस थीटा, और इस साइड मेरे पास कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो गया, बी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो, ट्राइंगल कंसीडर करो, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करोगे आप लोग, ओ, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे लो यार, ई, ठीक है,
मार्कर चेंज कर देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे दो ई, ओ ई सी ट्राइंगल कंसीडर करो, ठीक है। यहां पर क्या करो, ये वाला ट्राइंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहां तक तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बी कोस थीटा, ये वाला मेरे पास क्या है बी साइन थीटा। अगर मैं आप लोगों से कहूं टेन बीटा की वैल्यू निकालो, तो टेन बीटा जनरली क्या होता है परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये अपने पास साइन थीटा होता है, ये अपने पास कोस थीटा होता है, ये अपने पास क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये टेन बीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा भाई, इतना वेक्टर ए है, ये बी कोस थीटा है, तो दोनों को ऐड कर दो ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये याद करने की टेक्निक है भाई। तो इसी से आप क्या करते हैं टेन बीटा यानी कि डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस है भाई, तो इसको एक बार लिख लो आप लोग, उसके बाद अपन स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में थीटा 0, तो आर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लिख लिया होगा, मैं ये फॉर्मूले यहां पर लिख लेता हूं। आर मेरे पास क्या है भाई, आर इज अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस वन इज आर यानी कि रिजल्टेंट। और जो मेरे पास 10 बीटा है दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, ठीक है। तो स्पेशल केस आपकी बुक में मेंशन होंगे, अगर नहीं है तो एक बार ही देख लो एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले देखो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूं 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते तो आर की वैल्यू क्या आएगी भाई, आर होता है मेरे पास अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। अब cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई, किसकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, इसको ओपन करोगे यही तो आएगा। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई भाई a प्लस बी, ठीक है। और इसी को जनरली क्या बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि r मैक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो रिजल्टेंट अपने पास क्या होता है मैक्सिमम होता है। इस केस में 10 बीटा क्या आएगा मेरे पास, 10 बीटा जनरली क्या होता है बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये 0 हो गया अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। तो कोस थीटा, थीटा क्या है मेरे पास 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये तो थीटा 0 के केस में, तो थीटा जब 0 है तो मेरे पास वैल्यूज क्या मिली, जो मेरे पास रिजल्टेंट है उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, और जो मेरे पास 10 बीटा है दैट इज 0। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद है तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड केस क्या आता है भाई, थीटा की वैल्यू अगर 180 हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 180, तो इस केस में क्या होगा कोस 180 क्या होता है -1, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कोस 180 क्या होता है -1 होता है भाई। पुट करो r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। कोस 180 क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2ab -1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसकी आइडेंटिटी होगी, a माइनस b का होल स्क्वायर होगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पर जो r है वो जर्नली मेरे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा, और वैल्यू क्या होगी, a माइनस b, और इसको पता है कैसे लिखते हैं, इस तरह से। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि जो सी क्वांटिटी बड़ी होगी ना उसमें से छोटी माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकंड केस के अंदर जो मेरे पास a है वो 3 है और b क्या है, इज इक्वल टू 5 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सिमिलर। उसके बाद टेन बीटा की बात की जाए तो भाई टेन बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस, एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, तो यहां पर करते हैं थर्ड केस। ये 0 क्यों आया पता होगा, क्योंकि साइन 180 क्या होता है भाई, 0 होता है, साइन 180 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर थीटा की वैल्यू अगर क्या हो, 90 हो, थीटा की वैल्यू 90 है, तो इन दैट केस r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कोस 90 क्या होगा, 0 होगा, तो यहां से क्या आ गया, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद टेन बीटा की बात आती है। टेन बीटा क्या होता है भाई, b साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री होगा। उसके बाद a प्लस b, कोस 90 तो 0 होता है, तो ऊपर क्या बच गया भाई, ऊपर जनरली मेरे पास b वेक्टर बच गया, नीचे क्या बच गया, a वेक्टर बच गया। टेन बीटा की वैल्यू मेरे पास e है। तो ये 3 केस है जो आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो, राइट। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई जिसको आप जर्नली नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं सारी कंटिन्यू बनाता हूँ तो थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को जल्द ही चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।